Good morning students. In last lecture we have discussed about the optical fiber, that is a total internal reflection topic complete. Now in this lecture we will discuss about the refraction by spherical surface, यानी कि किसी भी गोलीय सतह से अपवर्तन की घटना को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब भी हमारे माइंड में स्फेरिकल सरफेस की बात आती है तो दो उसके फर्दर टॉपिक याद आते हैं, जैसे कि एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, यानी कि जब हम रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं स्फेरिकल सरफेस से, यानी रिफ्रैक्शन को हम कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से भी पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से भी पढ़ेंगे। उसी तरह हिंदी में अगर कहें तो अगर हम अपवर्तन को देखेंगे, किससे, किसी गोलीय सतह से अपवर्तन देख रहे हैं, यानी कि गोलीय सतह से अपवर्तन देखना, यानी कि दोनों में देखना, दोनों में यानी कि उत्तल में भी और अवतल में भी। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, फॉर एनी spherical surface prove that, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो आपको ऐसे कहेंगे किसी भी गोलीय सतह के लिए सिद्ध कीजिए कि, ऐसा कर देंगे। ठीक है, या फिर कभी आपको ऑप्शन दे दें, ऑप्शन देने मतलब जब आपको कहे एनी स्फेरिकल सरफेस, वहां पर आप फ्री हो। एनी का मतलब होता है कॉन्वेक्स भी करना है या कॉनकेव, ये आपकी मर्जी, आपको किसके लिए प्रूव करना है। बट जब आपको ये कहे कि केवल कॉनकेव, जैसे कि एनी की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉनकेव, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक एनी करके नोट कर लेना, उसी के और में एक कॉनकेव कर लेना। ठीक है, जब एनी कहे तब आप फ्री हो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों कर सकते हो। और जब आपको कहे कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, तो उसके लिए आप लिखोगे अवतल गोलीय सतह के लिए सिद्ध कीजिए, और सिद्ध क्या करना है, म्यू माइनस 1 अपॉन यू म्यू माइनस 1 बाय आर। जी तो आपको पता है कि जब भी कोई वस्तु किसी सरफेस के सामने खड़ी होगी, अब हम यहाँ पर अवतल की बात कर रहे हैं यानी कि कॉनकेव, ठीक है, तो उसका जो इमेज बनेगा, तो इमेज की डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। u मतलब जहां ऑब्जेक्ट खड़ी रहती है वहां से सरफेस तक के बीच की दूरी u कहलाती है। म्यू क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन से मीडियम का, यहाँ पर आपकी बुक में N2 और N1 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी सरफेस की बात करते हैं, हम सरफेस को बनाएंगे, ये देखो, ये क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब यहाँ हमें पॉलिश नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा ये शो करना है कि ये वाला जो मीडियम है ये पूरा कांच का मीडियम है, ग्लास है। ठीक है, यानी कि सघन माध्यम है, और इसकी जब ये मीडियम स्टार्ट होता है उसकी जो सरफेस है वो कैसी है, गोलीय है, यानी कि स्फेरिकल। अब आपको समझ में आया क्यों लिखा है यहाँ पर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, यानी कि एक ऐसी सरफेस जो कॉनकेव में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन की बात की है, यानी कि उसे हमें क्या करना है, पॉलिश नहीं करना है, हमें ये दिखाना है कि लाइट रे इसके अंदर जा रही है। बट जहां पर एयर और ग्लास दोनों मिलते हैं, वो जस्ट सेंटर वाला मीडियम आपका ना फ्लैट ना होते हुए कैसा है, स्फेरिकल, यानी कि गोलीय है, गोलीय सतह है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ग्लास यानी कि टेंशन मीडियम, और बाहर होता है एयर। अब होता क्या है, आपकी बुक में इसको पहला मीडियम माना है, अब मैंने कहा था ना म्यू या एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसको क्या माना है, दूसरा मीडियम N2, इसलिए यहाँ पर लिखा होता है ये म्यू मतलब N2 माना है, दूसरा मीडियम, तो म्यू की जगह N2 लिखा है, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो इसे मैंने N1 ना लिखते हुए क्या कर दिया, सिंपल 1 लिख दिया। अब आपको जैसे भी डेरिवेशन हो तो कंफ्यूज मत होना, N2 N1 चलाना हो तो N2 N1 भी चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम म्यू माइनस 1 से करते हैं, म्यू मतलब जिस मीडियम में जा रही है कांच में उसका अपवर्तनांक, और 1 मतलब ये वायु यानी कि हवा का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इस स्फेरिकल सरफेस का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा जिसको मैंने ये नाम दे दिया,
इसका एक मिड पॉइंट होगा जिसका नाम दे दिया P, ठीक है। सेंटर से इसके पोल तक जाने वाली लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दूर हो गया, इसको यहाँ बना दो, ओके। नाउ यहाँ पर रखिए आपकी एक ऑब्जेक्ट O, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट O से चलने वाली एक प्रकाश की किरण यानी कि एक लाइट रे जो इस प्रकार जाती है, वैसे तो कई सारी लाइट रे जाती है, पर हमने क्या कंसीडर कर लिया, कोई भी एक लाइट रे लेना था, तो हमने देखा कि जब कोई वस्तु से, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां से चलने वाली कोई लाइट रे है जो सीधी सीधी कहां जाती है, किसी स्फेरिकल सरफेस पर, कौन सी, कॉनकेव, अवतल गोलीय सतह पर जाती है। तो हमें पता है कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, रेयर और मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो बताओ नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि जब यहाँ चली गई यानी कि मीडियम चेंज होने वाला है, ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है मतलब ये इंसिडेंट रे होगी। अब इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस तरफ स्फेरिकल सरफेस होती है उसके सेंटर से हमेशा कोई नॉर्मल खींचा जाता है। इसको हम पहले यहाँ से नॉर्मल खींच लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ सी बना, क्योंकि याद रखिएगा जहां भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना उसी से ये नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। डायग्राम मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसलिए एडजस्ट किया है ताकि आपको एंगल प्रॉपर नजर आ जाए, ज्यादा हौश पौश नहीं होगा वो, ठीक। अब देखो जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये जो अभिलंब हमने दिखाया, नॉर्मल दिखाया, ठीक है, तो वो उससे दूर हटेगी या उसके पास झुकेगी, तो वो अभिलंब की तरफ झुकेगी। अभिलंब यानी नॉर्मल। अब जब वो नॉर्मल की साइड झुकती है तो क्या होगा, उसे जाना था सीधा, बट सीधा न जाते हुए वो इस तरीके से मुड़ जाएगी, ठीक है। अब ये इस तरीके से मुड़ गई, ठीक है। अब मुड़ने के कारण इसका जो पीछे प्रोजेक्शन मिला वो कुछ इस तरीके से मिला। अब इस रे को जब हमने पीछे लिया तो यहाँ पर बनी है इसकी इमेज, ठीक है। यानी कि जब ये गई थी सीधी, लेकिन सीधे जाने में जब माध्यम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, तो हमने नॉर्मल खींचकर देखा कि वो नॉर्मल की तरफ झुक गई है ना। तो नॉर्मल की तरफ झुकने से क्या हुआ, उसकी दिशा बदल गई। तो देखो इसे जाना था ऐसे ऐसे सीधा, पर सीधा ना जाते हुए ऐसे मुड़ गई, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमने उसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ देखा। तो हमें क्या पता चला कि उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, उस वस्तु से थोड़ा सा आगे की ओर उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंसिडेंट एंगल देखते हैं। देखो जाने वाली और नॉर्मल दोनों के बीच में बनने वाला एंगल होता है एंगल I, ठीक है, आपतन कोण। तो ये पूरा नॉर्मल था आपका, ये वाला डैश लाइन से बना दिया है, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल के साथ ये जो जाने वाली लाइट रे वो कौन सा एंगल बनाती है, एंगल I। और इसको देखो, ये अपवर्तित किरण है ना, रिफ्रैक्टेड रे, इसके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल R कहलाता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है। अगर ये R है तो इसी नॉर्मल और इसी रे के इस तरफ बनने वाला भी एंगल R होगा, अपोजिट एंगल, विपरीत कोण, ठीक है। ये हिस्सा अगर एंगल R है तो इसी नॉर्मल के और इसी रे के बीच में बनने वाला हिस्सा भी क्या होगा, एंगल R होगा, ठीक है। अब इस प्रकार ये हो गया हमारा एंगल R, ये हो गया हमारा एंगल I। अब वस्तु से जाने वाली जो किरण है, अब ये तो कोई भी हो सकती है, हमने अंदाजे से लिया कि कोई भी रेस में एक आध रे ये वाली ले ली है, तो जब ये वाली ले ली है तो इसको मान लेंगे कि ये कौन सा एंगल बना रही है, थीटा, ठीक है, जो कि फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। जो भी लाइट रे आप एज्यूम कर लोगे उससे जो प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल बनेगा वो अल्फा रहेगा। इमेज जो भी बनेगी वो एंगल मान लो बीटा है,
और नॉर्मल जो एंगल बनाता है वो एंगल है थीटा। ठीक है, इसको आप अल्फा बना लो, इसको बीटा बना लो, इसको थीटा बना लो। ठीक है, तो ये सिंपल समरी थी कि एक लाइट है, एक वस्तु है जो अवतल गोलीय पृष्ठ के सामने खड़ी है। थ्योरी आप ऐसे ही लिखना। उस वस्तु ओर से चलने वाली प्रकाश किरण जब अवतल गोलीय सतह पर पहुंचती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इस प्रकार उस वस्तु ओ से चलने वाली किरण हमें बिंदु आई पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। When a light ray travels from object O and it reaches the concave spherical surface, then we know that it bends towards to the normal and we get an image of object A at the point I. Okay. Now the angle found by the incident ray and refracted ray, that is I and angle R. So here the name we will give A. ठीक है, इसको A नाम दे देते हैं। नाउ अब देखो O से A, ठीक है, तो एंगल को देखते जाना हमें कि एंगल I कहाँ बनना है, O A C, क्योंकि नॉर्मल ये रहा ना AC, तो O A C, एंगल O A C इक्वल टू एंगल I। ठीक है, अब देखो इनको भी नाम दे दो। इसका एंगल C था, ये पॉइंट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही था, यहाँ पर M नाम दे दो और इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, B दे देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल M A B कितना है, एंगल R है, तो M A B इज इक्वल टू एंगल R। तो उसी तरह I A C, यानी उसका जस्ट वो M A B था, उसका जस्ट अपोजिट एंगल I A C, वो भी क्या होगा, एंगल R होगा। ठीक है, आया समझ में? और इन दोनों को लिख देंगे हम एंगल R। नाउ और कौन सा एंगल बचा है इंट्रोडक्शन में, A O P, ऐसे नाम दे देंगे A O P। तो एंगल A O P इक्वल टू अल्फा एंगल A I P इक्वल टू बीटा एंड एंगल लिख देते हैं A C P इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब हमारा जो मेन बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि जितने भी डेरिवेशन आप कर रहे हो, जहां जहां अपवर्तन हो रहा है वहां पर आपको एक ही लॉ लिखना है, कौन सा, स्नेल लॉ। तो बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से अब यहाँ पर स्नेल का नियम लगेगा। स्नेल का नियम क्या होता है, मीडियम चेंज हो रहा है तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब देखो ये साइन के साथ और साइन के साथ आर लिया है, बट यहाँ पर लाइट रे का केस है। लाइट रे बहुत छोटी छोटी पास पास होती, बहुत क्लोज होती है। तो अगर मैंने कहा कि एक लाइट रे ऐसे जा रही है, एक नॉर्मल से आई बना रही है, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा और ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, उसका डेविएशन ही बहुत कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम अगली लाइन लिखेंगे कि सिंस एंगल I एंड एंगल R इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं हम इसे, सिंस एंगल I एंड एंगल R आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं, तो फिर क्या होगा कि साइन म्यू इक्वल टू, अगर मैं साइन आई या आई बोलूं दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू ही बहुत कम है, तो साइन के साथ भी लूंगी तो लगभग वो जो आई है उसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगी आई अपॉन आर, यानी साइन के साथ लूं या सिंगल लूं, जब दोनों छोटे होंगे तो इनकी वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो इससे क्या मिला आपको, आई इक्वल टू म्यू आर, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, समीकरण 1 है। ठीक है, अब आपका अगला टारगेट क्या है, ये जो इक्वेशन आई है ना आपके पास, इसमें से क्या आपको आई और आर, हमें इस डायग्राम में से आई आर की वैल्यू निकालना है। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए हमें लेना पड़ेंगे ट्राइंगल। तो आप
आपको आई कहाँ दिख रहा है? इस बड़े ट्राइंगल में दिख रहा है, इस वाले में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंगल ओ ए सी ले लिया। तो त्रिभुज ओ ए सी में हिंदी में इतना सा डिफरेंस आता है, आगे इन लगा दो, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। हिंदी में लगाया ना, इंग्लिश में आगे इन लगा दो, इतना सा डिफरेंस है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी को मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ। देखो ऐसा आ रहा है, ये है O, ये A और ये C, और यहाँ पर बन रहा है एंगल I, ठीक है। ये एंगल अल्फा और ये बाहर वाला C से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो थीटा। अभी हम ये बीच वाली लाइन को नहीं ले रहे हैं, हम कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं? बड़ा वाला, जहाँ एंगल I बन रहा है, ठीक है। एंगल I C वाली लाइन से बन रहा है, इसलिए OAC लिया। तो C का आउटर एंगल यानी कि बहिकोण, ठीक है, बहिष्कोण कितना है? थीटा, ठीक है। तो अब हम बहिष्कोण की परिभाषा से क्या देखेंगे कि जो थीटा होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है, वो इंटरनल दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो थीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, ठीक है। और यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी? आई इक्वल टू, वही कोण पता है ना, तो कि जो बाहर वाला कोण होता है वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो I इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये आपके I की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो आप सेकंड में क्या निकालना है आपको? R, ठीक है। ये जो इक्वेशन फर्स्ट में अपन को वैल्यू रखना है ना, एक तो I की वैल्यू आ गई आपके पास, अब एंगल R की वैल्यू निकालना है। एंगल R की वैल्यू कैसे निकलेगी? कौन सा ट्राइंगल उठाएंगे यहाँ के लिए? जहां पर एंगल R बन रहा होता है, एंगल R यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो एंगल R के लिए IAC लेते हैं। तो इन ट्राइंगल IAC में क्या दिख रहा है आपको? देखो मैं इसका छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, कुछ इस तरीके से बन रहा है, I A और C। ये बन रहा है आपका एंगल R, ये बन रहा है एंगल बीटा और ये बन रहा है थीटा। फिर बहिकोण की परिभाषा से थीटा इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल बीटा। यहाँ एंगल नहीं लिखी तो चलेगा क्योंकि ऑल आर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने R की वैल्यू निकाली, क्या निकली? थीटा माइनस बीटा, बीटा इधर चला गया और R की वैल्यू आ गई। अब जो I और R की वैल्यू निकाली थी हमने, उसको जाके हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? I इक्वल टू म्यू R। अब I की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं वहां से? थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू म्यू एज इट इज, म्यू की कोई वैल्यू नहीं है। R क्या है? थीटा माइनस बीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपका टारगेट क्या है? जब अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी तब आपने I और R की वैल्यू निकाली, जैसे इनकी वैल्यू निकल गई तो आपके सामने आया थीटा, अल्फा और बीटा। तीन एंगल आपके सामने आ रहे, थीटा, अल्फा और बीटा। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो एक आर्क है, AP एक आर्क है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एंगल होता है यानी कि कोण होता है वो 4/3 त्रिज्या होता है। तो उससे पहले आप यहाँ पर रेडियस देख लो, P से O तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं U, क्योंकि O एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से सरफेस की डिस्टेंस कहलाती है U, और वो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि माइनस U। I मतलब इमेज है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से सतह की दूरी कहलाती है V, माइनस का V। और R क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से पोल की दूरी कहलाती है कैपिटल R, और कैपिटल R कैसा आएगा? माइनस में, क्योंकि सब किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो सबकी त्रिज्या आपके पास है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या जानते हैं कि यहाँ पर R इक्वल टू एंगल इक्वल टू R अपॉन रेडियस होता है। तो R का इक्वल टू AP निकलेगा।
तो एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा की निकालेंगे, फिर बीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखो थीटा देखना है, तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, थीटा इक्वल टू एपी, एपी क्या होता है, आर्क, ना समझ में आता पहले लिख लो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब कोण निकालते जाओ, पहले हमें थीटा की जरूरत है, थीटा इक्वल टू, थीटा कोण है, चाप क्या कहलाएगा, आर्क एपी, और त्रिज्या यानी कि त्रिज्या को हम कहेंगे सीपी। अब एपी तो एज इट इज है, और सीपी कितना होता है, माइनस आर। अब आपको अल्फा निकालना है, अल्फा कितना होता है, तो अल्फा इक्वल टू आर का तो वही रहेगा एपी, त्रिज्या रहेगी माइनस यू, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने, आप लिख सकते हो ओ से पी तक की दूरी, लेकिन यहाँ पर अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करें माइनस यू, और बीटा क्या रहेगा, एपी आर, ये कोण बराबर आर बटे त्रिज्या, यानी कि माइनस बी, यहाँ पर त्रिज्या होगी माइनस बी, ठीक है। अब इसको जाके कहाँ रखना है, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखो रखते जाइए वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है, एपी अपॉन माइनस आर, माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, एपी अपॉन माइनस यू, इक्वल टू म्यू, देन थीटा की वैल्यू है एपी अपॉन माइनस आर, ठीक है, और अगला बीटा की वैल्यू है एपी अपॉन माइनस बी। देखो दोनों साइड माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एपी, एपी भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एपी कॉमन लेने से क्या बचा हमारे पास, माइनस एपी कॉमन लेने से 1 बाय आर, और माइनस कॉमन ले लिया है 1 बाय यू, इक्वल टू म्यू एपी, यहाँ पर भी माइनस एपी कॉमन ले लिया, तो बचा 1 बाय आर माइनस 1 अपॉन बी, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, एपी से एपी कैंसिल, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1 बाय आर माइनस 1 अपॉन यू, इक्वल टू, अब ये जो म्यू बचा है ना, इस म्यू का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो क्या बचेगा, म्यू बाय आर माइनस म्यू अपॉन वी, ठीक है। आर की वैल्यू वन साइड कर लो, और म्यू अपॉन वी माइनस का है, इसे इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू, म्यू माइनस म्यू अपॉन आर, और ये प्लस का था उधर आकर माइनस का हो गया, तो म्यू बाय वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू आर कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा, म्यू माइनस 1, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब कितना सा डिफरेंस है कि अगर आप मीडियम को n1 n2 लेकर चलोगे तो आपकी बुक में सेम यही डेरिवेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लो, अगर आप मीडियम को n1 n2 लेते हो तो क्या हो जाएगा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, जो एयर वाला मीडियम है ना n1, उसको अपन ने 1 दे रखा है, ठीक है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और यहाँ पर म्यू माइनस 1 को n2 माइनस n1 माना है डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब इसी फंडे को हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में समझेंगे, कॉन्वेक्स के बारे में, ठीक है। और तब तक अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो कॉन्वेक्स के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।